पेट्रोल कम होते जा रहा है ना, धरती से बहुत कम होते जा रहा है। कोयला, अब्रक, ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है, मतलब ये एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं पुनीत कुमार, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। तो यहाँ आप क्वेश्चन देख रहे हैं, क्या है क्वेश्चन कि खादर और बांगर मिट्टी में अंतर स्पष्ट कीजिए, है ना। तो ये आप लोग को क्वेश्चन हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग का 10th क्लास का बोर्ड एग्जाम जो है वो 12 तारीख को सोशल साइंस का है। तो ये सामाजिक क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। तो खादर और बांगर मिट्टी में क्या अंतर होता है वो बताना है। तो ये आपको 3 मार्क्स के लिए आएगा क्वेश्चन। ठीक है। तो खादर और बांगर ये दो तरह का क्या होता है, मिट्टी होता है। ठीक है। तो इसमें पॉइंट लिखना है। तो पहला पॉइंट इसका क्या है कि गंगा के मैदान में नई जलोढ़ को खादर कहते हैं। मतलब गंगा नदी के में जो नई जलोढ़ आती है, मतलब नई जो धारा आती है, तो उसके साथ जो मिट्टी आती है उसी को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और बांगर में पहला पॉइंट क्या है कि गंगा के मैदान में पुरानी जलोढ़ को बांगर कहते हैं, मतलब पुरानी जो मिट्टी रहती है उसी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। ठीक है। बी नंबर में क्या है कि बाढ़ के समय नदी का पानी सारे क्षेत्र में फैल जाता है। मतलब बाढ़ के समय जब भी बाढ़ आता है गंगा नदी में, तो उस समय क्या होता है कि उस क्षेत्र में सारे एरिया में क्या होता है, पानी पूरा फैल जाता है तथा नई जलोढ़ की परत जम जाती है। तो जैसे ही पानी फैलेगा, तो पानी जब धीरे धीरे सूखता है तो वहां नई परत क्या हो जाता है, मिट्टी की नई परत जम जाती है ना। तो ये सेकंड पॉइंट हुआ। और इसका बांगर का सेकंड पॉइंट क्या होगा कि निरंतर जलोढ़ के जमने से, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक जब जमते जाता है तो यह निक्षेपण चबूतरा जैसा बन जाता है ना। मतलब थोड़ा क्या हो जाता है, ऊंचा बन जाता है। ऊंचा जब हो जाता है तो ऊंचे हो जाता है और बाढ़ का पानी यहाँ तक नहीं पहुंच पाता है, उसी को क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं ना। तो बांगर में क्या होता है कि जैसे धारा आते रहता है तो वो सब क्या करता है, फेंक देता है पानी, और वो क्या करता है, एक साइड में जाकर किनारे में जमा हो जाता है। तो जब जमा होते रहता है तो वो क्या करता है, एक मोटी परत बना देता है, जिस कारण से वहां बाढ़ का पानी फिर नहीं पहुंच पाता है ना। इसका सी नंबर, खादर का सी नंबर में क्या है कि यह अधिक उपजाऊ होती है। मतलब जो खादर मिट्टी होती है तो वो अधिक ज्यादा ही उपजाऊ होती है, मतलब वहां फसल अच्छी उगती है ना। बांगर में क्या है कि यह कम उपजाऊ होती है। बांगर जो मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है। क्यों होती है, तो जब परत जम जाता है ना, पानी वहां तक पहुंच नहीं पाएगा, तो फिर वो नई जलोढ़, वहां नया खनिज लवण कैसे पहुंच पाएगा, तो नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से वो क्या होता है, पुरानी मिट्टी जो रहती है जिस कारण से वो कम उपजाऊ रहती है ना। और यहाँ जो नई मिट्टी आई रहती है इस कारण से ये क्या हो जाता है, अधिक उपजाऊ हो जाता है। फोर्थ नंबर में, चौथा पॉइंट में क्या है कि यह बाढ़ के मैदान का अभिन्न अंग है। मतलब ये बाढ़ के मैदान का एक अंग है, मतलब हमेशा बाढ़ उस एरिया में, उस जगह पर आते रहता है। और ये डी नंबर में इसका बांगर का क्या है कि यह बाढ़ के मैदान से अलग ऊंचा भूखंड है। मतलब यहाँ बाढ़ का पानी हमेशा के लिए नहीं पहुंचता है, हमेशा नहीं पहुंच पाता है, जिस कारण से क्या है कि ये एक अलग भूखंड हो जाता है, मतलब अलग एक टुकड़ा हो जाता है। अगर बार बार पानी नहीं पहुंच पाएगा तो वो क्या होगा, एक ऊंचा जगह हो जाएगा, जिस कारण से वहां खनिज लवण, उतना प्रोटीन नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण फसल भी अच्छी नहीं हो पाती। तो ये है बांगर और ये इस तरफ क्या है, खादर। ठीक है। तो 4 पॉइंट पढ़े। पहला क्या है कि खादर में कि गंगा के नई जलोढ़ को क्या कहते हैं, खादर कहते हैं। और फिर दूसरा पॉइंट में उसमें क्या है कि वहां पानी पूरे एरिया में फैल जाता है, जिस कारण से वो क्या है, जलोढ़ की नई परत वहां जम जाती है। और तीसरा नंबर में याद रखना है कि वहां की जमीन जो है वो अधिक उपजाऊ है। और चौथा नंबर में क्या रखना है कि वो एक बाढ़ का अभिन्न अंग है। ठीक है। सेम इसी का उल्टा इधर क्या हो जाएगा, बांगर में हो जाएगा। ठीक है। कि ये क्या है कि ये पुरानी जलोढ़ को ही क्या कहते हैं, बांगर कहते हैं। और जलोढ़ का परत जो निरंतर जमते जाता है, जिस कारण से वहां क्या हो जाता है कि चबूतरा जैसा वो ऊंचा एक जगह बन जाता है ना। और तीसरा नंबर में क्या है कि वो जब ऊंचा बन जाए तो वहां पानी पहुंच नहीं पाता, जिस कारण से वहां की मिट्टी क्या हो जाती है, कम उपजाऊ होती है। और चौथा नंबर में क्या है कि ये एक अलग भूखंड है, मतलब बाढ़ के मैदान का ये एक हिस्सा नहीं होता है, ये एक अलग अभिन्न अंग होता है। ठीक है। भूखंड होता है जो ऊंचा होता है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग यहाँ दूसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या है कि नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है।
तो सबसे पहले तो दिमाग में जैसे ही क्वेश्चन देखें तो दिमाग में क्या आना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं, अनवीकरणीय संसाधन किसको कहते हैं। ठीक है, तो जैसे ही दिमाग में आ जाएगा तो सारा क्वेश्चन का आंसर भी आपके दिमाग में आ जाएगा। तो बस छोटा छोटा पॉइंट को क्या करना है, माइंड में याद करना है, पूरा आंसर याद करने की जरूरत नहीं पड़ता है ना। तो छोटा छोटा पॉइंट को याद करिए, पूरा आंसर याद हो जाएगा। ठीक है, अब तो अंतर में क्या है कि नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। ठीक है, पहला पॉइंट इसका क्या है कि इनका उपयोग बार बार किया जा सकता है। मतलब क्या होता है कि नवीकरणीय संसाधन का उपयोग हम लोग बार बार कर सकते हैं, मतलब एक बार उपयोग कर लिए तो दोबारा भी उसका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय में ऐसा नहीं है। अनवीकरणीय संसाधन में क्या है कि इसका उपयोग अगर एक बार कर लिए तो दोबारा इसका उपयोग हम लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। तो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण क्या होता है, तो जल होता है, पेड़ पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं और पवन ऊर्जा होता है। ठीक है, तो ये जो उदाहरण है ये आप लोग को दिमाग में होना चाहिए। अब कैसे दिमाग में घुसेगा, आप मेरा बात सुनिए, दिमाग में घुस जाएगा। ठीक है, क्या है कि जल, तो जल हो गया या फिर पेड़ पौधा हो गया, इनका उपयोग हम लोग दोबारा कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं कि जल का उपयोग, जब हम लोग जल का उपयोग करते हैं तो उसको हम लोग दूसरे काम में फिर से उपयोग कर सकते हैं और फिर वो उनका पुनर्चक्रण होते रहता है। ठीक है, पेड़ पौधे क्या है कि हम लोग को छाया देते हैं और फल देते हैं, तो उससे अगर एक बार फल मिला तो फिर दोबारा अगले सीजन में दोबारा फल मिल सकता है। जीव जंतु का भी वैसे ही, उनसे हम लोग को क्या होते रहता है कि जब वो बच्चे देते रहते हैं तो उनका पुनर्चक्रण होते रहता है। ठीक है, और फिर हम लोग को उनसे मांस मिलता है, दूध दही मिलता है, जो भी मिलता है ना। तो जब वो बच्चे देते हैं तो उनका आगे पीढ़ी भी बढ़ते रहता है, जिस कारण से ये कभी खत्म होने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। अनवीकरणीय संसाधन में, अनवीकरणीय संसाधन का उदाहरण होता है खनिज। मतलब खनिज का मतलब क्या हुआ कि जितने भी खनिज लवण है ना, वो सब क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन, मतलब खत्म होने वाला। आज नहीं 50 वर्ष 100 वर्ष वो खत्म होगा। जैसे अभी पेट्रोल डीजल ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है ना। पेट्रोल डीजल हम लोग को क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। इसी कारण से महंगाई बढ़ते जा रहा है। इसलिए अब क्या हो गया कि बैटरी वाला गाड़ी चलने लगा है ना, क्योंकि पेट्रोल का कीमत क्या हो गया, बढ़ते जा रहा है। पेट्रोल कम होते जा रहा है ना, धरती से बहुत कम होते जा रहा है। कोयला, अब्रक ये सब क्या है, अनवीकरणीय संसाधन है। मतलब ये एक समय के बाद ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये अनवीकरणीय संसाधन हो गया और ये नवीकरणीय संसाधन हो गया। बस इतना लिखिएगा तो ये 3 नंबर में आपको फिक्स 3 नंबर देकर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आप लोग पीछे बोर्ड में देख रहे हैं कि सामाजिक विज्ञान का अगला क्वेश्चन क्या है कि गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन करें। मतलब क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि गेहूं का खेती कैसा मौसम, कैसा वातावरण, कैसा मिट्टी होना चाहिए, कैसा जलवायु होना चाहिए, उसका वर्णन करना है, बताना है उसके बारे में, है ना। कि कौन सा मिट्टी का आवश्यकता है, कौन सा कैसा मौसम होना चाहिए, गर्मी होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, बरसात होना चाहिए, ये सब का यहाँ हम लोग को बताना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उत्तर क्या है, गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां। पहला क्या है, पहला नंबर है तापमान। क्या है, तापमान। ठीक है, तो तापमान में क्या है कि कैसा गेहूं की खेती के लिए कैसा तापमान होना चाहिए, मौसम कैसा होना चाहिए। तो गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, मतलब शीतोष्ण शीत के मौसम में आसपास होता है। इसके लिए 20 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, मतलब जो तापमान होना चाहिए वो कितने के आसपास होना चाहिए, 20 डिग्री के आसपास, ज्यादा गर्मी नहीं होना चाहिए, है ना। तो यही है कि गेहूं एक शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, इसके लिए 20 डिग्री सेल्सियस तापमान होना आवश्यक है। ख नंबर में क्या है, वर्षा। क्या है, वर्षा। मतलब अगर कोई भी फसल लगा रहे हैं तो उसमें पानी का आवश्यकता होगा, है ना। पानी की जरूरत तो सब में है, तो इसके लिए वर्षा कितना आवश्यकता है, कितना इंपॉर्टेंट है। तो 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए गेहूं की खेती के लिए, है ना। वर्षा गेहूं की खेती के लिए आवश्यक है। गेहूं की खेती में सिंचाई की जरूरत पड़ती है, मतलब टाइम टू टाइम इसमें क्या दिया जाता है, पानी भी जरूरत है ना, अच्छी फसल होने के लिए।
ग नंबर क्या है? मिट्टी। ठीक है, ग नंबर में क्या है? मिट्टी। तो मिट्टी कैसा होना चाहिए? तो गेहूं की खेती के लिए दोमट मिट्टी होना चाहिए। कैसा मिट्टी होना चाहिए? यहाँ लिखा हुआ है दोमट मिट्टी, है ना, ये। तो दोमट मिट्टी होना चाहिए। क्यों होना आवश्यक है दोमट मिट्टी? तो दोमट मिट्टी जो है वो नमी बनाए रहता है। मिट्टी में क्या बनाया रहता है? नमी, है ना। तो मिट्टी में पर्याप्त नमी एवं ठंडा मौसम गेहूं की फसल के लिए जरूरी होता है ना। मतलब फसल में नमी बना रहे, जिस कारण से उस मिट्टी में क्या रहता है? नमी बना हुआ रहता है। तो गेहूं की फसल के लिए नमी और ठंडा मौसम क्या है? बहुत जरूरी है। इसलिए टेम्परेचर 20 होना चाहिए और वर्षा कितने के आसपास होना चाहिए? 50 से 70 के सेंटीमीटर के आसपास होना चाहिए। ठीक है, अगला चौथा नंबर क्या है कि गेहूं की फसल के पकते समय बादल रहित आकाश होना है। ठीक है, मौसम कैसा होना चाहिए? बादल रहित, मतलब धूपा तेज नहीं होना चाहिए। 5 नंबर, 5वां नंबर, अगला नंबर में क्या है कि गेहूं अधिकतर उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में पाया जाता है। इसमें सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है? उत्तर प्रदेश में होता है खेती इसका, है ना। पाया जाने का मतलब वहाँ खेती होता है। ठीक है, तो गेहूं की खेती जो है वो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बिहार में सबसे अधिक किया जाता है। ठीक है, जिस कारण से यहाँ जो गेहूं के फसल होता है वो बहुत मात्रा में किसान बहुत है ना। तो ये गेहूं की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियां हैं जो बताए हैं हम। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके क्या कर सकते हैं? नोट डाउन कर सकते हैं और एग्जाम में याद करके अच्छे से लिख सकते हैं। अगर यहाँ तक वीडियो मेरा पसंद आया तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिए? शेयर कीजिए।